Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture number 113 for class 10th, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 यानी कि यूनिट नंबर 15 दैट इज़ वाटर। तो वाटर के बारे में बात करते हुए प्रीवियस अपने कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एट होम ओनली। अगर वाटर के अंदर आप सोप को यूज़ करें और जो उसका लेदर है, जो उसका फोम है, सही से प्रोड्यूस हो, अच्छे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, इसका मतलब वाटर जो है सॉफ्ट फॉर्म में है। और अगर जो लेदर है वो सही प्रोड्यूस ना हो, तो इसका मतलब है वाटर इज़ इन द हार्ड फॉर्म। उसके अलावा हमने रीज़न भी स्टडी की थी कि किस तरह से वाटर, जो सॉफ्ट वाटर होता है, जो कॉमन यूज़ का वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर है, जबकि जो हार्ड वाटर है वो यूजेबल नहीं होता। दैट इज़ वाई इसको सॉफ्ट फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है, इसकी हार्डनेस को रिमूव करना ज़रूरी है। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या रीज़न होती हैं कि सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा हमने स्टडी किया देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस, दैट इज़ टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको बहुत कोई सीवियर केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़ता, किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करवाना पड़ता वाटर को, जस्ट आप या तो बॉइलिंग कर लें, बॉइलिंग की वजह से वाटर दोबारा सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा और वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर के। और उसी के अलावा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा मेथड था क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड में हमने देखा था कि आप सिलिकेट लाइम से रिएक्शन करवाएं तो तब भी वाटर इज़ again transformed into the soft form from the hard form. Now we are going to discuss about the new topic, that is removal of permanent hardness. Temporary hardness की जब बात करते हैं, that is an easy method, easy removal of temporary hardness, जहाँ पे आपको या वाटर को बॉयल करना है या उसको जस्ट लाइम से रिएक्ट करवा दें तो वो उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना ईजी टास्क नहीं है। मींस इसको जब भी आपने रिमूव करना है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को, तो आपको वाटर को रिएक्ट करवाना पड़ेगा थ्रू विद सम केमिकल, आपको किसी केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकें। तो इसके अंदर हमने देखा था, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर और रीज़न स्टडी की थी, उसमें ये रीज़न थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं प्रेजेंट वाटर के अंदर, जो कि इसको हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। सो व्हेन वी वांट टू रिमूव दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस थ्रू द परमानेंट हार्डनेस, तो उसके लिए दे शुड बी रिमूव्ड एज इनसोल्यूबल सॉल्ट, यानी कि कोई ऐसा तरीका हम लगाएंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो कि वाटर के अंदर कम्प्लीटली मिक्सड अप हैं, हम उनको इनसोल्यूबल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। कोई ऐसा केमिकल यूज़ करते हुए उन सोल्यूबल आयंस को इनसोल्यूबल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब जब इनसोल्यूबल सॉल्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि दे विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव हो जाएंगे सॉल्ट की सूरत में। तो उस वक्त जो वाटर है वो सॉफ्ट फॉर्म में दोबारा आ जाएगा जब उसके अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं वो निकाल देंगे। सो व्हाट आर द एजेंट्स थ्रू विच वी कैन रिमूव दिस ions from the water and convert them into the insoluble salt? So there are basically two different agents. First one is washing soda, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ सोडियम जियोलाइट। हम दोनों एजेंट्स को यूज़ करते हुए वाटर की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, वाटर को दोबारा से सॉफ्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? बाय कन्वर्टिंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इनसाइड द वाटर इनटू इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। सो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन के अगर सबसे पहले जब हम लोग वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ द मेथड नंबर 1। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं। किस तरह से वॉशिंग सोडा को यूज़ करके हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं? तो जब हम वॉशिंग सोडा को रिमूव ऐड करेंगे परमानेंटली हार्ड वाटर में, तो इट विल रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड इट विल कन्वर्ट दीज आयंस इनटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो लेट अस सी। सबसे पहले तो वी विल टेक सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा,
वी विल रिएक्ट इट विद वाटर, वी विल ऐड इट इन वाटर, वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए वाटर को यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही। लेकिन वाटर के अंदर जो सल्फेट्स हैं यानी कि कैल्शियम सल्फेट, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिमूव वाटर के अंदर रिलीज़ हुए थे और वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे थे, सो इट विल रिएक्ट विद दिस कैल्शियम सल्फेट। नाउ दिस कैल्शियम sulfate, here the sulfate group and the carbonate group, they will interchange their position. Calcium sulfate will be converted into calcium carbonate and sodium carbonate will be converted into sodium sulfate. So both of these two things, they are insoluble in water. दोनों ही वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। कैल्शियम सल्फेट वाटर के अंदर सोल्यूबल था, तो इसको हमने रिमूव कर दिया है बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। सो बोथ ऑफ दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये दोनों प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल आएंगे, अलहदा हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे वाटर के अंदर से। तो इस तरह ये जो कैल्शियम आयंस थे जो कि वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे थे, नाउ दे आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो नाउ द वाटर इज़ नो मोर इन द हार्ड फॉर्म। सिमिलरली लेट अस हैव अ लुक एट द मैग्नीशियम आयंस ऑल्सो। मैग्नीशियम आयंस के लिए भी हम लोग जब उसके अंदर वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, सो हेयर दीज मैग्नीशियम सल्फेट इज़ ब्रोकन इनटू मैग्नीशियम आयंस एंड सल्फेट आयंस। और ये जो मैग्नीशियम आयंस हैं ये जब वाटर के अंदर ऐड होते हैं तो ये वाटर को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। सो हेयर ऑल्सो दिस कार्बोनेट ग्रुप एंड सल्फेट ग्रुप, दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड नाउ sodium carbonate is converted into sodium sulfate and magnesium sulfate is converted into magnesium carbonate. Now you will see कि ये जो magnesium carbonate है it is insoluble in water, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट बन के सेपरेट आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ द मैग्नीशियम, द हार्डनेस, द रीज़न फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो नाउ द वाटर इज़ नो मोर इन द हार्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम वॉशिंग सोडा को ऐड करके केमिकल रिएक्शन को करवा के परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करवा सकते हैं। This was the first method to remove the permanent hardness of water. There is another agent that we can use to remove the hardness of water, especially the permanent hardness of water. That is the sodium zeolite. So let us see what is sodium zeolite and how it can be used to remove the permanent hardness of water. Okay. So sodium zeolite, that is an ion exchanger. इसका दूसरा नाम आयन एक्सचेंजर भी है। इट इज़ नेचुरली अकरिंग रेजिन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का ये नेचुरली अकरिंग रेजिन है और इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्केल, डोमेस्टिक लेवल पे घरों में आपने अपने वाटर को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब भी आप वाटर को ट्रीट कर सकते हैं सोडियम जियोलाइट के साथ, या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे भी अगर आप वाटर को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तब भी आप इसका वाटर का रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम जियोलाइट के साथ। सोडियम जियोलाइट मैंने आपको बताया दैट इज़ resin of sodium aluminium silicate. What is sodium aluminium silicate? This is sodium aluminium and silicate. So this इसका जो रेजिन होगा जिसे हम सोडियम जियोलाइट कहते हैं दैट विल बी यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। लेट अस सी कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं सोडियम जियोलाइट, वी रिएक्ट इट विथ कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है जो कि वाटर को हार्डनेस देंगे। हमारा मकसद है कि हम इन कैल्शियम आयंस को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे ये जो इनके ग्रुप्स हैं, ये जियोलाइट ग्रुप है, ये सल्फेट ग्रुप है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम जियोलाइट and sodium zeolite will be converted into sodium sulfate. So now this calcium zeolite, यहाँ पे अब ये कैल्शियम जियोलाइट की वजह से कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं
वो जो रीज़न थी हार्डनेस ऑफ वाटर के बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयन वो ख़त्म हो चुकी है. सो व्हेन द वाटर इज़ पास थ्रू दिस रेजन, हम क्या करेंगे, इस रेजन को लेंगे, वाटर इसके ऊपर से पास करेंगे, तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस होंगे जो रेजिन के हैं, दे आर एक्सचेंज विद अनवांटेड कैल्शियम आयन. इसका मतलब है पहले सोडियम जियोलाइट के साथ मिला हुआ था, अब उसकी जगह इसको रिप्लेस करके कैल्शियम आ जाएगा. और कैल्शियम अनवांटेड थे क्योंकि देवर गिविंग हार्डनेस टू वाटर, देवर नॉट यूजफुल फॉर वाटर. सो दैट इज़ वाई सोडियम जो है कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम इसकी जगह पे आ जाएगा. और इसी तरह से मैग्नीशियम की भी अगर हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर भी सेम होता है. मैग्नीशियम का भी अगर आप रिएक्शन देखेंगे, दैट रिएक्शन विल आल्सो अकर इन द सेम वे. सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैल्शियम जियोलाइट को लेंगे जो कि कैल्शियम सोडियम जियोलाइट से बना है, दैट इज स्टिल प्रेजेंट इन द वाटर. इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, जो कि कॉमन टेबल सॉल्ट है, जो घरों में हर घर में इस्तेमाल होता है. सो हियर अगेन दिस कैल्शियम विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयंस. दोबारा से वो सोडियम जियोलाइट जो था, जो पहले यूज़ हुआ था एज स्टार्टिंग मटेरियल, वो दोबारा से बन गया है सोडियम जियोलाइट, और साथ में इसके बन जाता है. नाउ यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पे कैल्शियम, सो बोथ ऑफ देम विल मेक कैल्शियम क्लोराइड. सो दिस कैल्शियम क्लोराइड जब ये तब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम जियोलाइट का सोडियम क्लोराइड के साथ, जब ये रेजिन कम्प्लीटली यूज़ हो गया है, सोडियम जियोलाइट सारा का सारा कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया है. सो इट कैन बी रीजनरेटेड. हम इसको दोबारा से बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम जियोलाइट लेंगे, उसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा. दोबारा से सोडियम जो है कैल्शियम को रिप्लेस करके सोडियम जियोलाइट बना देंगे, और कैल्शियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड में. तो सेम प्रोसेस है. यहाँ पे हमने सिर्फ देखा है कैल्शियम के साथ, और इस तरह से हमने देखा है कि ये वाटर के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम जियोलाइट के रेजिन लेते हैं, उसके ऊपर से वाटर को पास करते जाएंगे. वाटर क्या जो होगा वो पास हो रहा है, तो उसके अंदर जितने भी कैल्शियम सल्फेट होंगे वो इस सोडियम जियोलाइट के रेजिन के साथ रिएक्ट करते हुए कन्वर्ट होते जाएंगे कैल्शियम जियोलाइट में, और साथ में सोडियम सल्फेट, जिनको हम इजीली वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब जब आप ये देखें कि सारा का सारा सोडियम जियोलाइट यूज़ हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम जियोलाइट में, अब मज़ीद आगे अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन रीजनरेट इट बैक. हम दोबारा से कैल्शियम जियोलाइट से सोडियम जियोलाइट बना सकते हैं. क्या करेंगे, हम कैल्शियम जियोलाइट को सेपरेट आउट करें, उसका रिएक्शन करवा दें कॉमन सॉल्ट से, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इट विल regenerate back the sodium zeolite along with calcium chloride. So these are the two methods for the removal of permanent hardness. इससे हम वाटर की permanent hardness को इन दो मेथड से, जिसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करना, और दूसरा है सोडियम जियोलाइट, इसका इस्तेमाल करना, इन दोनों के यूज़ से हम लोग जो कैल्शियम के आयंस हैं, जो कि मैग्नीशियम के आयंस हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, एंड दे आर गिविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, हम इन दोनों आयंस को रिमूव करेंगे वाटर से, और वाटर को दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ लेके आएंगे, उसकी हार्डनेस को ख़त्म करके दोबारा सॉफ्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है. सो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, इसमें से ये जो सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस, ये ना सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, बल्कि डोमेस्टिक के अलावा इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी, यानी इंडस्ट्रीज़ में भी लार्ज लेवल पे जब आप हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना चाहते हैं, तब भी आप सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी what are the disadvantages of hard water, why we cannot use hard water, why there is a need to convert the hard water into soft water and then only it will be used. तो hard water क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता. let us see at some of the disadvantages of the hard water. so first is कि अगर आप ये हार्ड वाटर को यूज़ करते हुए वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर को कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो एट दैट टाइम बिकॉज सोप विल नॉट फॉर्म लेदर, सोप एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, जैसे वॉशिंग पाउडर्स वगैरह हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे, लेदर नहीं बनाएंगे, सफाई नहीं होगी, कपड़ों की सही से साफ़ नहीं होंगे. सो इट विल कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, एंड उससे क्या, देयर इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ सोप. सेकंड मेथड है कि अगर हम ये ड्रिंकिंग हम पर्पसेस के लिए यूज़ करें हार्ड वाटर को, सॉफ्ट वाटर तो
बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हार्ड वाटर की बात करें, उसको ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करें तो इट विल कॉज स्टमक डिज़ॉर्डर्स, यानी कि हमारे मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है. सो इट विल कॉज स्टमक डिज़ॉर्डर्स. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ दिस हार्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़. उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्टीम इंजन्स की, जैसे बहुत सारे मशीनरीज़ हैं जो स्टीम इंजन्स पे चलती हैं, उसके अलावा बॉयलर्स हैं, टर्बाइंस हैं, उनके अंदर भी अगर हम हार्ड वाटर को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट वाटर तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके अंदर जो इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि अगर हम लोग टर्बाइंस की बात करते हैं या बॉयलर्स की या स्टीम इंजन्स की, इन सब के अंदर वाटर हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और हीट अप होने की वजह से वाटर, हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे वो सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे और वो वहाँ पे मशीनरी के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, चाहे वो स्टीम इंजन है, चाहे वो बॉयलर है, चाहे वो टर्बाइन है. तो जब वो सॉल्ट उन मशीनरी के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट टू कॉज द डैमेज टू द मशीनरी. मशीनरी ख़राब होना शुरू हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड एज स्केल्स. एंड ये जो स्केल्स हैं जब ये डिपॉजिट होंगे इन द सरफेस ऑफ दीज मशीनरीज, they will become, they are the bad conductors of heat. और इस वजह से जब मशीनरी के अंदर सही से हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो बिकॉज ऑफ दैट मोर फ्यूल विल बी यूज्ड एंड देयर विल बी वेस्टेज ऑफ फ्यूल. सो इसके अंदर जो इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स हैं, दे नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट दे आल्सो कॉज द बॉयलर्स टू बर्स्ट. इससे ना सिर्फ इंजन इनएफिशिएंट हो जाएगा जो कि कम प्रोडक्ट देगा, कम वर्कआउट करेगा यूजिंग मोर एंड मोर फ्यूल्स. सेकेंडली, there are chances that the boiler may burst, may burst into pieces. So these are the disadvantages of using the hard water in the daily life. और इस वजह से it is very necessary to convert the hard water into soft water और तब फिर उसको properly इस्तेमाल किया जा सकता है. So continuing with this topic, now let us see कि how hard water hampers the cleaning action of soap. जिस तरह से मैंने डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज बताया है कि सोप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता हार्ड वाटर की मौजूदगी में. सो वी विल सी कि हाउ दिस हार्ड वाटर, we will see this how this hard water will hamper, it will stop, it will cause the soap to get wasted. So let us see that how the hard water hampers the cleaning action of soap. So soap की अगर हम लोग बात करते हैं, it is the sodium salt of long chain carboxylic acid, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड, इसका सोडियम सॉल्ट है. ये फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है, यानी इसके अंदर जब सोडियम आके अटैच हो जाती है. सो जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर हमें पता है हार्ड वाटर 2 रीजंस की वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से हार्ड वाटर बनता है. सो इसके अंदर हार्ड वाटर हैव सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और ये जो आयंस हैं दे विल रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट. वो एक ऐसा प्रेसिपिटेट, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस सोप के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि सॉल्ट है फैटी एसिड का, सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, तो बिकॉज ऑफ दीज 2 रिएक्शंस ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स का. यानी कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के सोडियम को रिप्लेस करके उसके साथ अटैच हो जाएंगे. सोप का कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड का मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाएगा. एंड दिस सॉल्ट इज़ कॉल्ड एज स्कम. इसको हम लोग स्कम का नाम भी देते हैं. So because of this, as a result, a large amount of soap is wasted in scum formation. क्योंकि अब यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सोडियम सॉल्ट जो है उसको सोडियम को रिप्लेस करके कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके साथ अटैच हो गए हैं एंड दैट इज़ नॉट अ सोप. वो क्लीनिंग एक्शन में हेल्प आउट नहीं करेंगे, वो उल्टा एक प्रेसिपिटेट बना देंगे जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, उसे हम स्कम कहते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा सोप जो है वो स्कम फॉर्मेशन की वजह से वेस्ट होता जाएगा और इसकी वजह से जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है सोप की वो रिड्यूस होती जाएगी और सोप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, जो उसकी क्लीनिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं करेगा. सो दैट इज़ वाई द हार्ड वाटर इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यूजिंग फॉर वॉशिंग पर्पजेज़. क्योंकि वॉशिंग पर्पजेज़ में सोप का काम ही यही है कि वो क्लीनिंग पर्पज़ करे, क्लीनिंग एक्शन करे, साफ़ करे जो भी मैल वगैरह
कपड़ों को साफ़ करें या बर्तनों को साफ़ करने के लिए सोप का लेदर बनना ज़रूरी है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सो नाउ इन द केस ऑफ हार्ड वाटर, क्योंकि वाटर के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, वो आयंस पहले रिएक्ट कर लेंगे सॉल्ट के साथ, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोप के साथ, फैटी एसिड के साथ, और सोडियम को रिमूव करके उसकी जगह पे आ जाएंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है या मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर वॉशिंग पर्पजेस, और वो मिलके ये जो सॉल्ट है ये एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के तौर पे बनेगा, एग्जिस्ट करेगा, और उसको हम स्कम का नाम देते हैं। वो क्या करेगा, ये जो स्कम है इसकी वजह से ज़्यादा सोप जो है वो स्कम में कन्वर्ट होता जाएगा और उसकी जो क्लीनिंग एक्शन है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। So it is necessary to convert this hard water into soft water form first and then use it for drinking purposes, washing purposes and other purposes. So this was all my lecture about the hardness of water and how we can remove the hardness of water. उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो. See you soon in my next lecture with next topic. Allah Hafiz.